हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके ही चैनल केयर्स स्टडी पर। आज हम आप सबका स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का फिजिक्स पार्ट 1 चैप्टर 1। और चैप्टर 1 आपका क्या है? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो आइए वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर समझने से पहले हम समझते हैं कि वैद्युत आवेश क्या है ना। तो वैद्युत आवेश को भी समझने के लिए हम एक छोटा सा हल्का सा एक प्रयोग करते हैं। ध्यान से देखिए, जैसे आप सबके पास देखिए कुछ थोड़ा छोटा छोटा कागज का टुकड़ा है और ये एक स्केल है। अभी ये हम स्केल को इस कागज के टुकड़े के पास ले जा रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन हम इस स्केल को थोड़ा सा सर पे अगर रगड़ लें, सर पे रगड़ने के बाद अगर हम इसको इसके पास ले जा रहे हैं तो देखिए क्या हो रहा है। ये कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपने पास आकर्षित किया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब इस स्केल के पास आवेश आ गया था, इसीलिए इसने कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित किया। तो आवेश आ गया तो क्या हुआ? आकर्षित किया, इसको अपने पास खींचा। अगर आप किसी वस्तु को खींचो अपनी तरफ या किसी वस्तु को ढकेलो या धक्का दो तो क्या आप किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचने के लिए, किसी वस्तु को धकेलने के लिए बल लगता है। इसका मतलब यदि ये कागज के टुकड़े को अपने ओर खींचा तो बल लगाया। तो बस यही हमको चाहिए कि आवेश क्या होता है। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह किसी वस्तु को बल का अनुभव कराता है। तो आवेश को आप परिभाषा कोई पूछेगा या आवेश का परिभाषा लिखना होगा तो हम इस प्रकार से आप कह सकते हैं ना कि आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह किसी वस्तु पर बल का अनुभव करता है। अब आइए हम चलते हैं आवेश के मात्रक पे। तो आवेश का कई मात्रक होता है। सबसे पहले आवेश का हम क्या बता रहे हैं कि कई मात्रक होता है। सबसे पहले हम देखते हैं एसआई यूनिट, आवेश का एसआई मात्रक। तो आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या है? कूलाम। आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलाम। अच्छा, आप सब एक फार्मूला जानते होंगे ना, Q बराबर आई टी। तो ये Q क्या है? आवेश। I क्या है? वैद्युत धारा। T क्या है? समय। तो अगर हमको आवेश का एक मात्रक और चाहिए तो आवेश का अगर हमको मात्रक चाहिए तो आवेश बराबर ही क्या है? I क्या है? धारा। और T क्या है? समय। T क्या है? समय। यहाँ पर हम थोड़ा नीचे लिख दे रहे हैं। तो आवेश का मात्रक मतलब धारा का मात्रक गुणे समय का मात्रक। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो आवेश का जो दूसरा मात्रक निकल के आया वो क्या निकल के आया? एम्पियर सेकंड। एम्पियर सेकंड। तो आवेश का एक मात्रक हुआ कूलाम और आवेश का दूसरा मात्रक क्या हुआ? एम्पियर सेकंड। ये तो आपका है एसआई यूनिट। अब हम चलिए बात करते हैं सीजीएस मात्रक पे। सीजीएस यूनिट, सीजीएस। तो सीजीएस यूनिट आवेश का क्या होता है? स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम, ये ऊपर बिंदी नहीं, स्टेट कूलाम ना। तो इसको हम अगर एक कूलाम बराबर, एक कूलाम, ये ऊपर बिंदी लग गया, एक कूलाम बराबर कितना होता है? 3 गुणे 10⁻9 स्टेट कूलाम। ये संबंध है आपका एक एसआई यूनिट में और सीजीएस यूनिट में। आवेश का एक और मात्रक होता है। आवेश का अन्य मात्रक जो है वो क्या है? एक फैराडे। फैराडे ना, फैराडे, ये भी एक यूनिट है। एक फैराडे बराबर कितना होता है? हम इसको एफ से भी लिखते हैं ना। एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम ना। कूलाम को हम सी से भी लिखते हैं ना। तो एक फैराडे बराबर कितना होता है? 96,500 कूलाम। तो आवेश का हमने 3 मात्रक देखा। एक तो आवेश का मात्रक हुआ कूलाम, ये आपका पहला मात्रक हो गया कूलाम। दूसरा मात्रक हमने देखा एम्पियर सेकंड और एक तीसरा मात्रक हमने देख लिया क्या? फैराडे। तो आवेश का आवेश क्या है समझ में आ गया आपको? आवेश का मात्रक क्या है समझ में आ गया आपको? चलिए अब हम इसके आगे बात करते हैं आवेश के बीमा पे। आवेश का बीमा कैसे आप निकालेंगे? धारा का बीमा गुणे समय का बीमा। कैसे हम ये कर रहे हैं समझ रहे हैं ना आप? Q बराबर आई टी होता है। तो अगर हमको आवेश का बीमा चाहिए, इसका मतलब I का बीमा गुणे और T समय का बीमा। तो I का बीमा, I क्या है? धारा। धारा का विमीय सूत्र कितना होता है? A ना, A। और समय का विमीय सूत्र कितना क्या होता है? T।
तो अगर आवेश का विमेय सूत्र आपसे पूछे तो आवेश का विमेय सूत्र हम क्या बताएंगे? आवेश का जो विमेय सूत्र होगा कितना होगा? ए और टी। आवेश का विमेय सूत्र कितना हो जाएगा? ए टी ना। आवेश का विमेय सूत्र समझ में आ गया। अच्छा, ये कुछ लोग जो कक्षा 11 में पढ़े होंगे अच्छे से, थोड़ा वो विमेय सूत्र वो जान रहे होंगे, विमेय सूत्र हम कैसे निकालते हैं ना। अच्छा, ये जो नहीं पढ़े थोड़ा बहुत और जान ले कि जो विमेय सूत्र होता है इसको हम एक बड़े कोष्ठक में लिखते हैं। विमेय सूत्र को बड़े कोष्ठक में लिखते हैं। अच्छा, जो नहीं जानते हैं थोड़ा देख लेंगे विमेय सूत्र को कैसे निकालते हैं, क्योंकि आपके इस पूरे चैप्टर में हर पाठ में हर जगह बहुत जगह हर जगह कोई नया राशि जब आप पढ़ेंगे तभी आपको उसका विमेय सूत्र मिलेगा। और विमेय सूत्र एक नंबर का अक्सर या तो मात्रक या तो विमेय सूत्र कोई एक बहुविकल्पी हर साल हर पेपर में अक्सर एक बहुविकल्पी आपको पूछता है विमेय सूत्र से या मात्रक से। ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। आवेश कैसी राशि होती है? आवेश किस तरीके की राशि है? सदिश है या अदिश? तो एक पॉइंट ये भी जान लीजिए कि जो हमारा आवेश होता है वह कैसा राशि होता है? अदिश राशि ना। अदिश राशि। हमें जहां तक आशा है कि आपको मालूम ही होगा कि अदिश राशि सदिश राशि क्या होता है, थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं। अदिश राशियां ऐसी राशियां होती हैं जिसको बताने के लिए हमको केवल और केवल परिमाण की जरूरत होती है, न कि दिशा की। और जो सदिश राशियां होती हैं उसको बताने के लिए हमको दिशा की भी जरूरत होती है परिमाण के साथ साथ। तो कक्षा 11 में आप सब ये राशियों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। हम आगे चलते हैं। तो हमने यहाँ अभी आपको कितना बताया? आवेश का परिभाषा कि आवेश पर क्या आवेश का क्या परिभाषा है? आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह किसी वस्तु को अपने अंदर उपस्थित बल का अनुभव कराती है। फिर उसके बाद हमने देखा कि आवेश का मात्रक, आवेश का हमने 4 मात्रक देखा। पहला कौन सा? कूलाम। उसके बाद स्टेट कूलाम, और उसके बाद हमने देखा फैराडे, और हमने क्या देखा? एक मात्रक हमने और देखा था एम्पियर सेकंड ना, एम्पियर सेकंड। तो हमने ये 4 मात्रक आवेश का देखा। अच्छा, फिर उसके बाद हमने देखा कि आवेश कैसी राशि होती है। अब आइए हम समझते हैं जो आवेश है ये कितने प्रकार का होता है। आवेश कितने प्रकार का होता है? तो आवेश 2 प्रकार का होता है, एक धनावेश और एक ऋणावेश। एक धनावेश और एक ऋणावेश। तो पहले समझते हैं धनावेश क्या होता है। आप सब बहुत बार देखे होंगे Na+ Ca2+ ना। तो इसका मतलब क्या है पहले आइए समझते हैं। प्लस क्या बताता है? सोडियम के ऊपर प्लस क्यों आया? इसलिए सोडियम के ऊपर प्लस आया क्योंकि सोडियम के पास सामान्य अवस्था में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब यह 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है तब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचता है? 10। तो अब जब वो 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तब उसके पास लिखा जाए उसके ऊपर क्या आता है? Na+, 1+। अगर कैल्शियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन होता है, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचता है? 10 इलेक्ट्रॉन बचता है। तो हम ये नहीं देख रहे हैं कि ये क्यों 1 इलेक्ट्रॉन दिया, क्यों 2 इलेक्ट्रॉन दिया। जब 1 इलेक्ट्रॉन देता है बस हम इतना बता रहे हैं तब उसके पास 1+ आ रहा है। कोई कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन जब दे देता है तो उसके पास 2+ आता है। तो प्लस क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन अब दे दिया, सामान्य अवस्था से 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना। अरे भाई, हमारे पास रुपया, हम किसी को रुपया दे देंगे तो रुपया में कमी ही तो होगी। तो वैसे ही अगर इलेक्ट्रॉन जितना इलेक्ट्रॉन पहले था उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे तत्व को दे देगा तो जितना इलेक्ट्रॉन देगा उतने इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो हम कहते हैं ये जो प्लस है या जो धन आवेश है यह क्या बताता है कि सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। और ऋणावेश क्या बताता है? जैसे आप सब देखेंगे Cl-, ऐसे बहुत सारे ऋणावेशी तत्व देखे हैं। तो माइनस का मतलब क्या है कि क्लोरीन जो था किसी दूसरे तत्व से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। अर्थात कोई तत्व किसी से कुछ इलेक्ट्रॉन ले लिया, हम किसी से कुछ अगर लेते हैं तो वो चीज हमारे पास ज्यादा हो जाता है कि नहीं। तो इलेक्ट्रॉन ले लिया इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया। तो ऋणावेश क्या बता रहा है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता। धनावेश क्या बताता है? सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन की कमी क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये दे दिया किसी दूसरे तत्व को। और ऋणावेश क्या बताता है? सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन की अधिकता क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे तत्व से ले लिया तो अधिक हो जाएगा। तो ऋणावेश क्या बता रहा है? धनावेश का मतलब क्या है इसको आप परिभाषित कर सकते हैं ना। ठीक है, अब आइए हम समझते हैं आवेशन की विधियां।
आवेशन की विधियां, आवेशन की विधियां। अच्छा, सबसे पहले हम समझते हैं आवेशन क्या होता है। आवेशन, आवेशन का मतलब ये होता है किसी वस्तु को आवेशित करना। कोई वस्तु उदासीन है तो उसको आप आवेशित कर दीजिए। अच्छा, कोई वस्तु कम आवेशित है उसको आप ज्यादा आवेशित कर दीजिए। तो ये सब होता है आवेशन। अच्छा, आवेशन की विधियों को समझने से पहले हम समझते हैं चालक, चालक, अचालक, अचालक। इसको हम विद्युत रोधी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत रोधी। हम इसको क्या कहते हैं? विद्युत रोधी। और एक हम समझते हैं अर्धचालक, अर्धचालक। ठीक है, ये चालक, अचालक, अर्धचालक क्या होता है। और हम उदासीन के बारे में, उदासीन, उदासीन चालक, उदासीन तत्व के बारे में समझते हैं। आइए सबसे पहले हम समझते हैं चालक क्या होता है। चालक, तो चालक क्या होता है? आप सब इसे बहुत बार पढ़े हैं। चालक क्या है? जो अपने अंदर से, अपने में से होकर विद्युत धारा को गुजरने देता है, जो अपने अंदर से होकर आवेश को प्रवाहित होने देता है। तो ऐसे पदार्थ जो अपने अंदर से आवेश को प्रवाहित होने देते हैं उसको हम कहते हैं चालक। जैसे सोना हुआ, सोना में से करंट बहता है भैया। लोहा हुआ, चांदी हुआ, चांदी हुआ, ये सब क्या है? चालक पदार्थ है। क्यों? क्योंकि इसमें से होके आवेश का प्रवाह हो सकता है, इसमें से आवेश प्रवाहित हो सकते हैं, इन सब में से धारा प्रवाहित हो सकता है। अच्छा, दूसरा हम समझते हैं अचालक। अचालक, अचालक क्या होता है? अचालक, अचालक ऐसे पदार्थ जिसमें से वैद्युत आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता है, आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता है, जिसमें से धारा नहीं बह सकती है, उसको हम क्या कहते हैं? अचालक। जैसे लकड़ी हुआ ना, क्या हुआ? लकड़ी में से बह सकता है धारा? नहीं। अच्छा, प्लास्टिक हुआ, प्लास्टिक हुआ, कांच हुआ, ये सब जो है कांच ना, कांच, ये सब जो है, ये सब क्या है? अचालक है। क्यों? क्योंकि इसमें से धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है, इसमें से होकर धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। आइए अब हम समझते हैं अर्धचालक। अर्धचालक, तो अर्धचालक क्या होता है? जिसमें से थोड़ा रुक रुक के धारा प्रवाहित होती है, बहुत अच्छे से धारा प्रवाहित नहीं होती है। और हम समझते हैं उदासीन। उदासीन को थोड़ा ध्यान से समझिए। उदासीन का मतलब है जो, जैसे एकदम, जो हम लोग गांव में कहते हैं एकदम सुस्त है, मतलब किसी काम के नहीं। उदासीन का मतलब वो एकदम लेजी, बिल्कुल सुस्त, अर्थात जिसके पास न तो धन आवेश है न तो वो ऋणावेशित। इसका मतलब हम कह दें कि उसके पास आवेश ही नहीं है। नहीं, हम यही गलती कर बैठते हैं। उदासीन का मतलब हम समझ लेते हैं कि उसके पास आवेश ही नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होता है। उदासीन का मतलब उसके पास आवेश तो है, लेकिन मान लीजिए जैसे ये एक चालक है, ये उदासीन है, इसका मतलब इसके पास आवेश नहीं है। नहीं, ऐसा इसका मतलब नहीं। इसका मतलब ये है कि इसके पास आवेश है, लेकिन शर्त ये है जितना प्लस है उतना ही माइनस है, जितना प्लस है उतना ही माइनस है। ये प्लस इस माइनस के प्रभाव को खत्म, ये प्लस इस माइनस के प्रभाव खत्म, ये प्लस इस माइनस के प्रभाव खत्म, ऐसे ये इसके, ये इसके, ये इसके। अर्थात बराबर बराबर मात्रा में धन आवेश और ऋणावेश है, उस वस्तु को हम क्या कहते हैं? उदासीन ना। तो उदासीन का मतलब आप ये मत समझिएगा कि उसके पास आवेश ही नहीं है, उसके पास आवेश है, लेकिन जितना उसके पास प्लस चार्ज है उतना ही उसके पास माइनस चार्ज है। ठीक है, तो चालक क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो अपने में से होकर, अपने अंदर से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, या जिसमें से आवेश का प्रवाह हो सकता है, उसको हम चालक कहते हैं। ऐसे तत्व जिसमें से वैद्युत आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता, उसको हम अचालक कहते हैं। ऐसे तत्व जिसमें से बहुत थोड़ा रुक रुक के आवेश का प्रवाह होता है, उसको हम अर्धचालक कहते हैं। तो आप ये समझ में आ गए। अब आइए हम चलते हैं आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां, हमारा हेडिंग क्या है? आवेशन की विधियां। तो आवेशन की विधियां, आवेशन की विधियां, आवेशन की विधियां। आवेशन किसी पर अचालक को, या कोई वस्तु कम आवेशित है या कोई वस्तु उदासीन है, तो उसको आवेशित करने या उसको अधिक आवेशित करने की जो तरीका होता है उसी को कहा जाता है आवेशन। तो हम आवेशन की कितनी विधियां होती हैं? 3 विधियों के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें पहला है क्या? घर्षण द्वारा आवेशन।
घर्षण द्वारा आवेशन न, घर्षण द्वारा आवेशन नाम से स्पष्ट है। घर्षण, घर्षण मतलब रगड़ कर। अगर कोई ऐसे दो वस्तु दोनों उदासीन है और दोनों को हमको आवेशित करना है, तो हम आवेशन की किस विधि को अपनाते हैं? घर्षण द्वारा आवेशन को। तो घर्षण द्वारा आवेशन कैसे होता है? इसमें हम क्या करते हैं, एक मान लीजिए दो कोई पदार्थ है या कोई दो चालक है या कोई, अब ये दोनों तत्व हैं या पदार्थ हैं, ये दोनों कैसे हैं? उदासीन है। ये भी उदासीन है और ये भी उदासीन है। तो अगर हम इस दोनों को रगड़ देंगे, इस दोनों को आपस में रगड़ कर दूर दूर ले जाएंगे, तो इन दोनों पर विपरीत प्रकृति का आवेश आ जाता है। परिमाण में समान किंतु प्रकृति में विपरीत आवेश आ जाता है। इस विधि को हम कहते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे अगर कोई एक छड़ है, मान लीजिए ये एक छड़ है, ठीक है, कांच का, ये कोई छड़ है कांच का, और एक कोई रेशम का कपड़ा है। हम इस कांच के छड़ को, रेशम के धागे को अगर हम आपस में रगड़ेंगे और रगड़कर फिर से दूर दूर ले जाएंगे, इसको मतलब पहले रगड़ेंगे इसको कुछ इधर और इसको दूर, जब दूर दूर ले जाएंगे तब देखेंगे कि जो हमारा कांच का छड़ होता है वह धनावेशित और हमारा जो रेशम का धागा था वह ऋणावेशित हो जाता है। इसका मतलब पहले तो दोनों पर आवेश नहीं था, लेकिन अब क्या किया, हम रगड़ कर दूर दूर ले गए तो दोनों पर परिणाम में समान, किंतु प्रकृति में विपरीत आवेश आ जा रहा है। मतलब ये धनावेशित हो जा रहा है, ये ऋणावेशित हो जा रहा है, ये भी आवेशित हो गया, ये भी आवेशित हो गया। अब वो अलग बात है कि ये धनावेशित हो रहा है, वो ऋणावेशित, वो तो पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है कि किसमें कौन सा आवेश आएगा, लेकिन आवेशित तो हो गया ना दोनों। तो घर्षण द्वारा आवेशन को आप कैसे परिभाषित करेंगे कि जब हम दो उदासीन वस्तु को आपस में रगड़कर दूर दूर ले जाते हैं तो दोनों वस्तु पर विपरीत प्रकृति का आवेश आ जाता है। आवेशन की इस विधि को घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो दूसरा होता है, दूसरा तरीका है वो क्या है? चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन। तो चालन द्वारा आवेशन क्या ऐसे होता है? देखिए, नाम ही चाल मतलब चलकर, अर्थात जब आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में चल कर जाए और तब वह वस्तु अधिक आवेशित हो जाए या उदासीन रही हो और आवेशित हो जाए, तो हम उसके कहते हैं चालन द्वारा आवेशन। नहीं समझ में आया? फिर से समझिए इसको। चालन द्वारा आवेशन क्या होता है कि मान लीजिए कि एक वस्तु है जो क्या है? आवेशित है। अब चाहे ये धनावेशित हो चाहे ये ऋणावेशित हो, हमें नहीं मालूम। और एक दूसरा वस्तु है ये कम आवेशित है। जो दूसरा वस्तु है ये कम आवेशित है या उदासीन है, कुछ भी हो सकता है, ये उदासीन भी हो सकता है या कम आवेशित हो सकता है इसके तुलना में। और ये हमारा जो पहला वस्तु है ये कैसा है? आवेशित वस्तु है। अब जब इस दोनों को हम पास पास ले जाएंगे, स्पर्श कराएंगे, मतलब अब ये वस्तु ऐसे था और इसको भी हम लेके आए, एकदम स्पर्श करा दिए, तो अब इसमें से आवेश इसमें जाने लगेगा। तो अगर ये कम आवेशित होगी तो और आवेश आ जाएगा, तो अब अधिक आवेशित हो गई, या उदासीन होगी तो अब इसमें से आवेश इसमें आ जाएगा, तो ये पहले उदासीन थी अब आवेशित हो गई। तो चालन द्वारा आवेशन आपको समझ में आया कि चालन द्वारा आवेशन में क्या होता है कि एक आवेशित वस्तु को दूसरे कम आवेशित या उदासीन वस्तु से जब हम स्पर्श कराते हैं, एकदम साथ साथ ले पास पास एकदम ले जाके एकदम स्पर्श करा, टच करा देते हैं, तो जो वस्तु आवेशित है या अधिक आवेशित है उसमें से कम आवेशित वाले वस्तु में या उदासीन वस्तु में आवेश का प्रवाह होने लगता है। अच्छा, बहुत लोग पूछेंगे आवेश कितना प्रवाहित होगा? ये चालक के आकार पर निर्भर करता है। जैसे अगर मान लीजिए कि थोड़ा छोटा आवेश वस्तु है तो इस पे कम आवेश आएगा, अगर यही बड़ा वस्तु होगा तो इसमें से इसमें ज्यादा आवेश आएगा। वह वस्तु के आकार पर निर्भर करता है। अच्छा, कभी दो बराबर बराबर आकार का गोला है, हम इन दोनों को अगर स्पर्श कराएंगे तो अगर मान लीजिए अधिक आवेशित है, ये अधिक आवेशित है और ये कम आवेशित है, तो इसमें से इसमें आवेश का प्रवाह तब तक होगा जब तक दोनों पर बराबर आवेश ना जाए। क्यों दोनों पर बराबर आवेश आएंगे? क्योंकि दोनों का आकार बराबर है। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, जब किसी दो चालकों का आकार बराबर होता है तो उसमें आवेश तब तक प्रवाहित होगा जब तक दोनों पर बराबर आवेश ना आ जाए। ठीक है। तो आज शायद वीडियो लंबा कुछ हो रहा है, तो आज के लिए इतना ही।
अब हम कल से इसका तीसरा देखेंगे, तीसरा आवेशन का तरीका, वो है प्रेरण द्वारा आवेशन। और प्रेरण द्वारा जो आवेशन है थोड़ा लंबा है, उसको हम थोड़ा अच्छे से पढ़ाएंगे, इसलिए इसके आगे से या यहाँ से अब हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, लिंक भेजिएगा कि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड से भी कह दीजिएगा कि वो लोग भी अपने फ्रेंड के साथ हमारे चैनल को शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।